दोस्तों आज हम लोग एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन के साथ आए हुए हैं, एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू वीडियो के साथ आए हुए हैं, जो कि यह वीडियो आपको बीएचयू, बीकॉम, एमकॉम के साथ ऑल ओवर इंडिया, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, डीयू है ना, जितने सारे यूनिवर्सिटी में और आपका जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा उसके लिए यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसके अलावा आप अगर के आप नेट की तैयारी कर रहे हैं, आप बीएड की तैयारी कर रहे हैं, इवन आप प्रोफेशनल कोर्स सीए सीएस का भी तैयारी कर रहे हो, तो वहां पे जो कॉमर्स के सेक्शन पूछे जाएंगे अकाउंटिंग के, उसके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो अब यह जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन का सीरीज हम लोग चला रहे हैं, यह देखने के लिए पहले इसका आपको पीडीएफ का जो हमने वीडियो बनाया हुआ, मतलब इसका जो कॉन्सेप्ट का वीडियो हम लोगों ने ऑलरेडी बना के रखा है, तो उसको पहले आप देखोगे, उसके बाद आओगे इसको देखने के लिए, तो शायद आपको ज्यादा क्लियर समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, तो इसको देखने के लिए पहले आप वह वीडियो देख कर आओगे, तब इसको आप देखोगे। ठीक, चलिए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अभी कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन है, उसको करने से पहले हम लोग कुछ वन लीनियर टाइप के क्वेश्चन को पढ़ेंगे, जो थोड़ा सा ज्यादा दिमाग पे जोड़ देता है। जैसे आपका जो एमसीक्यू क्वेश्चन होते हैं उसमें 4 ऑप्शन होते हैं, तो सीधे हम बता देते हैं। ठीक, जो वन लीनियर क्वेश्चन होते हैं एंट्रेंस एग्जाम या फिर कोई भी एमसीक्यू पैटर्न पे जो पेपर होते हैं उसको सॉल्व करने में बहुत ही हेल्प करता है, बिकॉज वहां पे ऑप्शन नहीं होते हैं। ठीक, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है आपका अमाउंट विच द प्रोप्राइटर हैज इन्वेस्टेड इन द बिजनेस। कह रहा है कि जो प्रोप्राइटर है जो पैसा या फिर गुड्स या फिर एसेट्स अपने बिजनेस में लगाता है, उसको हम किस नाम से जानते हैं? कैपिटल के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? कैपिटल। तो आंसर आपका क्या होगा? फर्स्ट का होगा जाएगा कैपिटल हो जाएगा। ठीक है, सेकंड बोल रहा है अमाउंट विच द फॉर्म ओज। ओज मतलब कि जो उधारी, ओज मतलब क्या होता है आपका? उधारी। ठीक है ना, ओज मतलब क्या होगा आपका? उधारी होगा। ठीक, ओज का मतलब क्या होता है आपका? उधारी होता है। ठीक है ना, चलो, तो अमाउंट विच द फॉर्म ओज आउटसाइडर नोन एज। कह रहा है कि जो आउटसाइडर को पैसा हमको देना है वो मेरे लिए क्या होते हैं? लाइबिलिटीज। वो मेरे लिए क्या होता है? लाइबिलिटीज होता है। ठीक है ना, वो मेरे लिए क्या होता है? लाइबिलिटीज। थर्ड है आपका कि एक्सपेंसेज इज द कॉस्ट इनकर्ड ऑन द प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, तो कह रहा है कि गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? एक्सपेंसेस। तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा आपका? एक्सपेंसेस होगा। ठीक है, ठीक, क्या होगा आपका? एक्सपेंसेस। फोर्थ है आपका रेवेन्यू मीन्स द इनकम ऑफ। फोर्थ नंबर बोला है आपका रेवेन्यू मीन्स इनकम ऑफ रेगुलर और रिकरिंग नेचर। ठीक, रेवेन्यू का मतलब क्या होता है कि जो रेगुलर बेसिस पे हम इनकम जनरेट करते हैं उसको हम रेवेन्यू के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपके क्या रहेगा? आपका रेगुलर नेचर। ठीक, रेगुलर और रिकरिंग। ठीक, नेक्स्ट आपका द टर्म सेल्स इज यूज्ड ओनली फॉर द सेल्स ऑफ। कह रहा है कि हम सेल्स कब वर्ड यूज करेंगे, तो ध्यान रखना कि जब हम गुड्स का परचेजिंग सेल करेंगे, गुड्स परचेज करेंगे, सेल्स करेंगे, तो गुड्स न लिखकर हम गुड्स खरीदेंगे तो परचेज, गुड्स बेचेंगे तो सेल्स। बट अगर के गुड्स के बियॉन्ड हम कोई एसेट्स परचेज सेल कर रहे हैं तो परचेज और सेल्स बस मीनिंग निकालने के लिए होते हैं। वहां पे परचेज की जगह हम एसेट्स का नाम लिखेंगे और सेल्स की जगह हम एसेट्स का नाम लिखेंगे। ठीक है, तो कह रहा है कि द टर्म सेल्स यूज ओनली फॉर द सेल ऑफ गुड्स। ठीक है, जो हम गुड्स सेल करेंगे उसके लिए हमको सेल्स यूज करते हैं, एंड इज नेवर यूज फॉर दी सेल ऑफ एसेट्स। अगर हम एसेट्स को बेचते हैं तो वहां पे एसेट्स का नाम लिखा जाएगा, सेल्स का नाम नहीं लिखा जाएगा। नेक्स्ट आपका क्या है? द पर्सन हु स्टिल ओ सम अमाउंट टू द बिजनेस आर टर्म एज। 6 नंबर आपका क्या बोल रहा है? 6 नंबर बोल रहा है कि द पर्सन हु स्टिल ओ सम अमाउंट टू द बिजनेस। ध्यान रखना, टू द बिजनेस मतलब वह पर्सन जो बिजनेस का उधारी लिया हुआ है, ठीक है, वो मेरे लिए डेटर होता है। मतलब जो बिजनेस को पैसा देगा वो मेरे लिए क्या होता है? डेटर्स। ठीक है, वो मेरे लिए क्या होते हैं? डेटर्स होते हैं। ठीक, ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट आपका द पर्सन टू हुम मनी इज ओविंग बाय द फर्म आर टर्म एज। 7 नंबर आपका क्या बोल रहा है कि द पर्सन टू हुम मनी इज ओविंग बाय द फर्म, मतलब अब वह पर्सन जो फर्म को मनी दिया हुआ है, ठीक है, वह पर्सन जो फर्म को पैसा दिया हुआ है, मतलब जो फर्म से पैसा फ्यूचर में लेगा, उसको हम किस नाम से जानते हैं? क्रेडिटर के नाम से जानते हैं। उसको किस नाम से जानते हैं? क्रेडिटर के नाम से जानते हैं। ठीक है, 7 नंबर आपका क्या हो जाएगा? क्रेडिटर। एसेट्स हेल्ड फॉर कंटिन्यू, एसेट्स हेल्ड फॉर कंटिन्यू यूज द
यूज इन द बिजनेस एंड नॉट मीट फॉर द रीसेल आर टर्म एज। एक नंबर आपका क्या बोला है कि ऐसा एसेट्स जिसका पर्पस होता है कि फ्यूचर में हमको उससे बेनिफिट प्रोवाइड करें, मतलब उससे हम गुड्स को ज्यादा प्रोड्यूस करें और फिर ज्यादा से ज्यादा हमको बेनिफिट मिले बिजनेस को चलाने के लिए, और वो रीसेल के पर्पस से नहीं होता है, तो वो मेरा क्या होता है, फिक्स एसेट्स होता है। वो मेरे क्या होते हैं, फिक्स एसेट्स होते हैं। वो क्या होते हैं, आपके फिक्स्ड एसेट्स होते हैं। ठीक है ना, चलो वेरी गुड। नेक्स्ट क्या है, बहुत स्लो चल रहा है आज में। 9 नंबर आपका क्या है कि 9 नंबर बोल रहा है कि आर दोज एसेट्स व्हिच हैव बीन फिजिकल एग्जिस्टेंट एंड व्हिच कैन बी, सॉरी 9 नंबर, आर दोज एसेट्स व्हिच हैव अ फिजिकल एग्जिस्टेंस एंड व्हिच कैन बी सीन और फेल्ड। ठीक है, तो 9 नंबर बोल रहा है कि ऐसा एसेट जिसको हम, जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, टेंजिबल एसेट। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, टेंजिबल एसेट्स के नाम से जानते हैं। ठीक, ऐसे एसेट्स जिनका फिजिकली एग्जिस्टेंस होता है उसको हम टेंजिबल एसेट्स के नाम से जानते हैं। ठीक, टेंजिबल एसेट जैसे लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, ये सब क्या होते हैं, टेंजिबल एसेट्स होते हैं। ठीक, 10 नंबर आपको क्या है कि रेफर टू दोज लायबिलिटीज व्हिच आर टू बी पेड नॉर्मली विद इन 1 ईयर। कह रहा है कि ऐसी लायबिलिटीज जो विद इन 1 ईयर के अंदर पेड कर देंगे उसको हम करेंट लायबिलिटीज के नाम से जानते हैं। उसको किस नाम से जानते हैं, करेंट लायबिलिटीज के नाम से जानते हैं। ठीक है, ऐसी लायबिलिटीज जिसका पेमेंट विद इन 1 ईयर के अंदर हो जाएगा उसको हम करेंट लायबिलिटीज के नाम से जानते हैं। और ऐसे एसेट्स जिसको हम कैश में कन्वर्ट कर लेंगे विद इन 1 ईयर के अंदर उसको हम करेंट एसेट्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका, इसमें आपको ट्रू एंड फॉल्स बताना है। ठीक, इसमें क्या आपको बताना है, इसमें आपको ट्रू एंड फॉल्स को बताना है। ठीक, चलो स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, मतलब कह रहा है कि जो लाइन लिखा गया होगा, ठीक, वो या तो सही होगा या तो गलत। अमाउंट ओ टू आउटसाइडर इज कॉल्ड कैपिटल। कह रहा है कि जो आउटसाइडर को पैसा देना है उसको हम क्या कैपिटल के नाम से जानते हैं। तो ध्यान रखना, जो कैपिटल होता है आपका वह इंटरनल लायबिलिटीज होता है। ठीक है, तो जो एक्चुअल में लायबिलिटीज जो आउटसाइडर को ही बोलते हैं, जो मतलब जो बाहरी पर्सन से पैसा लिया जाता है, इंटरनल कैपिटल नहीं, सॉरी इंटरनल लायबिलिटीज नहीं, एक्चुअल में लायबिलिटीज आपके आउटसाइडर वाले ही माने जाते हैं। ठीक, तो उसको हम लायबिलिटीज के नाम से जानते हैं। ठीक, मतलब क्रेडिटर वगैरह जो होते हैं वो आउटसाइडर होते हैं। तो ये बात जो आपका फर्स्ट है, फर्स्ट आपको क्या है, फॉल्स है, मतलब ये लाइन गलत लिखा गया है। ठीक, गुड्स इंक्लूड ऑल दोज थिंग्स विच आर परचेज फॉर रीसेल। कह रहा है कि गुड्स का मतलब क्या होता है कि ऐसा थिंग्स जिसका पर्पस होता है रीसेल करना, मतलब उनको खरीदेंगे फिर से बेचेंगे, तो उसको हम बोलते हैं गुड्स। ये बात आपका सही है, मतलब ट्रू है। कॉस्ट, थर्ड है आपका, कॉस्ट इज द अमाउंट ऑफ रिसोर्स गिवन अप इन एक्सचेंज फॉर सम गुड्स और सर्विसेज। कॉस्ट इज द अमाउंट ऑफ रिसोर्स गिवन अप इन एक्सचेंज फॉर सम गुड्स और सर्विसेज। तो क्या यह बात सही है, थर्ड का बोल रहा है कि ये ट्रू है या फॉल्स। बोला कॉस्ट इज द अमाउंट रिसोर्स गिवन ऑफ द एक्सचेंज ऑफ सम गुड्स और सर्विसेज, ये बात सही है। ठीक है, ट्रू है। कह रहा है कि गुड्स और सर्विस के बदले जो हमको देना पड़ता है कि उसको क्या बोलते हैं, कॉस्ट। नेक्स्ट आपका इनकम। इनकम का मतलब क्या है, इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंसेज माइनस रेवेन्यू, उल्टा हो जाएगा। इनकम कैसे होगा, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेज होता है, तो ये बात आपका गलत है, मतलब फॉल्स। लायबिलिटीज कैसे होता है, एसेट्स माइनस कैपिटल करते हैं तो लायबिलिटीज निकलता है। ठीक, एसेट्स माइनस कैपिटल करते हैं तो क्या आपका निकलता है, लायबिलिटीज। तो ये बात आपका क्या है, सही है, ट्रू है। नेक्स्ट, क्रेडिटर आर करेंट लायबिलिटीज। क्रेडिटर करेंट लायबिलिटीज होते हैं, ये बात भी आपका सही है, क्रेडिटर करेंट लायबिलिटीज के अंतर्गत आते हैं। इंटेंजिबल एसेट्स आर दोज एसेट्स विच डू नॉट हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस। कह रहा है कि इंटेंजिबल एसेट्स ऐसे एसेट्स होते हैं जिसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है। तो 7 नंबर भी आपकी बात सही है, सही बात, मतलब वो दिखते नहीं है। इंटेंजिबल आर नॉट वैल्यूएबल। कह रहा है कि जो इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं उसको हम वैल्यू नहीं करते, बात गलत, उसका भी वैल्यूएशन होता है। ठीक, तो ये क्या है आपका, फॉल्स है। ये क्या है आपका, फॉल्स है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे आगे दिया आपको उसको एसेट्स और लायबिलिटीज में क्लासिफाई करना। ठीक, आगे जो दिया हुआ है आपका
उसको हम लोग एसेट्स और लायबिलिटीज में क्लासिफाई। देखो आंसर तो दिया है, लेकिन आंसर के बाद पहले हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज उसमें कुछ पॉइंट भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ना, तो वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो बोला है कि इसमें आपको एसेट्स, लायबिलिटीज, एक्सपेंसेस और रेवेन्यू में क्लासिफाई करना, ठीक है। तो एसेट्स के लिए हम लोग ए लिखेंगे, लायबिलिटीज के लिए एल लिखेंगे, और एक्सपेंसेस के लिए ई लिखेंगे, और रेवेन्यू के लिए आर लिखेंगे, ठीक है। तो आपका जो सेल्स है, सेल्स क्या है आपका? रेवेन्यू, ठीक। सेल्स आपका रेवेन्यू जाएगा, है ना। और जो आपका बैंक बैलेंस है वो आपके एसेट्स हो जाएंगे, जो डेटर्स है वो आपके एसेट्स हो जाएंगे, जो आपके बैंक ओवरड्राफ्ट है वो आपके लायबिलिटीज होंगे, जो आपके क्रेडिटर है वो आपके लायबिलिटीज हैं, जो सैलरी देंगे मैनेजर को वो आपका एक्सपेंसेस है ना। जो डिस्काउंट देंगे डेटर्स को वो आपका एक्सपेंसेस है, ठीक। और जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है ये आपके एक्सपेंसेस में आएंगे, ठीक है। चलिए, वेरी गुड। नेक्स्ट हम लोग आगे देखेंगे, चूज द बेस्ट अल्टरनेटिव। अब हम लोग अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, अपने मेन टॉपिक पे आने से पहले वार्म अप कर रहे थे, ठीक है। वार्म अप मैच होता है नहीं कि मेन मैच से पहले आपका जो अभ्यास मैच होता है। तो अब हम लोगों का जो मेन, जिसका एकदम बेहतरीन से हमको पढ़ना है, एमसीक्यू क्वेश्चंस, उसको ध्यान से देखना। उसके पहले हम लोग वार्म अप, अभी यह टॉपिक मतलब यह एमसीक्यू क्वेश्चन आपको अगर ज्यादा अच्छे से समझना है तो इसका जो वीडियो हमने बनाया है उसको आप पहले देख कर आओगे तो आपको ये ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है ना। जो अब ऐप में आपका जो वीडियो अपलोड है 7वें नंबर से, वो आपको ज्यादा क्लियर, सॉरी 6ठे नंबर से है, वो आपको ज्यादा क्लियर समझ में आएगा। नेक्स्ट है आपका द टर्म फिक्स एसेट्स। कह रहा है कि फिक्स एसेट्स में क्या इंक्लूड है। फिक्स एसेट्स, अब कह रहा है कि इसमें फिक्स एसेट्स कौन है। तो जो आपका क्लोजिंग स्टॉक है आपका करेंट एसेट्स है। तो अब ध्यान रखना है, ये भी तो आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा ना। अब हम लोग ओनली सीधे आंसर फर्नीचर बता के निकल लेते, बट आपको ये भी जानना होगा। तो ये क्या है, डेटर्स क्या है आपके, करेंट एसेट्स है। बिल्स रिसीवेबल आपके क्या है, करेंट एसेट्स। तो आंसर क्या होगा आपका डी। आंसर क्या होगा डी, फर्नीचर आपका फिक्स एसेट्स है। द टर्म करेंट एसेट्स, अब इसमें कह रहा है कि करेंट एसेट्स कौन है, तो डेटर्स आपके करेंट एसेट्स हैं, ठीक है। मशीनरी, मोटर व्हीकल, बिल्डिंग आपके फिक्स एसेट्स। अब यहां से याद भी कर सकते हो कि फिक्स एसेट्स में क्या किया जाएंगे। तो मशीनरी, मोटर, बिल्डिंग आपके फिक्स एसेट्स होंगे, और आंसर इसमें कौन सही होगा आपका डेटर्स। टेंजिबल एसेट्स, टेंजिबल एसेट्स ऐसे एसेट्स जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है। तो गुडविल, पेटेंट और प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये क्या होते हैं, इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं। स्टॉक आपका क्या होता है, टेंजिबल एसेट्स। तो आंसर क्या होगा बी, थर्ड का बी। अब नेक्स्ट है आपका इंटेंजिबल एसेट्स इज, कह रहा है कि जो 4 ऑप्शन दिया है उसमें 3 टेंजिबल एसेट्स हैं, 1 इंटेंजिबल होगा। तो आपका जो कैश हो गया, स्टॉक हो गया, लैंड हो गया, ये आपके क्या है, इंटेंजिबल एसेट्स है। तो आंसर क्या होगा आपका गुडविल होगा सी, ठीक है। वेरी गुड, बहुत से। आगे हम लोग देखेंगे। अब पूछ रहा है कि वास्टिंग एसेट्स इज। अब वास्टिंग एसेट्स क्या होते हैं, अब देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट हम लोग समझ लेंगे। वास्टिंग एसेट्स ऐसे होते हैं जिसको हम यूज करते हैं तो खत्म होता जाता है, जैसे कोल माइन ना, कोयला खदान, वो आपके क्या होते हैं, वास्टिंग एसेट्स। उस पर आपका क्या लगता है, डिप्लेशन लगता है ना, डिप्रिसिएशन की जगह। तो आपका जो माइन हो गया, ठीक है, ऑयल वेल्स हो गया, पेटेंट हो गया, ये आपके क्या होते हैं, वास्टिंग एसेट्स होते हैं। तो आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ एबव, ठीक। चलिए, फिक्स लायबिलिटीज, जो जैसे कि तेल कुआं होता है तो धीरे धीरे हम यूज करेंगे तो आंसर खत्म होता जाएगा ना। फिक्स लायबिलिटीज इंक्लूड कर रहा है कि फिक्स लायबिलिटीज किसको बोलते हैं, ऐसे लायबिलिटीज जिसका पेमेंट 1 साल के बाद हमको करना होता है उसको हम फिक्स लायबिलिटीज, जो कि अब उसका नया नाम हो गया है करेंट, नॉन करेंट लायबिलिटीज, ठीक है। तो नॉन करेंट लायबिलिटीज आपके कौन आएंगे, तो बैंक ओवरड्राफ्ट तो करेंट लायबिलिटीज है, शॉर्ट टर्म लोन आपके करेंट लायबिलिटीज। अब देखो यहाँ पे आप याद भी करते चलोगे कि करंट में कौन कौन है, आप उसमें बना लो ना, करेंट लायबिलिटीज है ना, नॉन करेंट लायबिलिटीज, करेंट एसेट्स, नॉन करेंट एसेट्स, ठीक। ऐसे कॉलम बना लो 4, उसमें लिखते चलो, आपको समझ में भी आए, आपके पास नोट्स तैयार हो जाएगा। फिर आपका क्रेडिटर, ये सब करेंट लायबिलिटीज होते हैं। तो लॉन्ग टर्म लोन क्या होता है आपका, नॉन करेंट। तो आंसर कौन सा होगा आपका बी, आंसर कौन सा होगा आपका बी, लॉन्ग टर्म लोन। करेंट लायबिलिटीज इंक्लूड, कह रहा है कि करेंट लायबिलिटीज में कौन इंक्लूड करेंगे, बिल्स पेबल है ना, बिल्स पेबल आपका करेंट लायबिलिटीज है, क्रेडिटर आपका करेंट लायबिलिटीज। जब 2 आंसर सही हो गए तो जाहिर सी बात है कि ऑल द अबव सही होगा, बिकॉज जब 4 ऑप्शन में 2 सही हो गए तो क्या होगा, चौथा है। इतना आपको देखो, आपका 2-3 सेकंड बचेगा, ठीक। तो आगे तुरंत आप चले जाओगे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आपके क्या है, करेंट लायबिलिटीज है, ठीक। तो आंसर कौन सा सही होगा, डी।
चलो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, होप आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब कह रहे हैं कि कैपिटल एक्सपेंडिचर किसको बोलते हैं, अब इसको हमको थोड़ा समझना होगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर ऐसा एक्सपेंडिचर होता है जिसको करेंगे उसका बेनिफिट हमको एक अकाउंटिंग ईयर से ज्यादा समय तक मिलेगा, उसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। ठीक, जैसे मशीन खरीदेंगे, बिल्डिंग खरीदेंगे, लैंड खरीदेंगे, है ना, ये क्या होते हैं आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं। ठीक, तो सिंपल से ये समझो कि जो लॉन्ग टर्म एसेट्स में पैसा लगाते हैं उसको बोलते हैं कैपिटल एसेट्स, ठीक, सॉरी कैपिटल एक्सपेंडिचर। और जो हम मशीनरी को रिपेयर कराएंगे, है ना, वेजेस पेड करेंगे, सैलरी पेड करेंगे, गुड्स खरीदेंगे, वो सब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं, जिसका बेनिफिट एक अकाउंटिंग पीरियड में होता है। तो आपका विचार, अब देखो जैसे वेजेज हो गया, और वेजेस पेड फॉर द बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, रिपेयर एक्सपेंसेस ऑफ बिल्डिंग और एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस। एक चीज आप हमेशा ध्यान रखोगे, जब हम कोई लॉन्ग टर्म एसेट्स खरीदेंगे और जब तक वो गढ़ नहीं जाता, तब जब वो मतलब कि वर्किंग करने नहीं लायक नहीं हो जाता, तब तो उसमें जो खर्चा आएगा उसी में इंक्लूड किया जाएगा। तो बोल रहा है कि जो वेजेस पेड करेंगे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, ठीक है ना। अब वेजेस देख के आप सीधे से मत लगा देना कि वो कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं होगा, तो आंसर होगा 8 का बी। 9 है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कह रहा है कि इसमें से कौन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, मतलब 3 कैपिटल एक्सपेंडिचर होंगे। तो अब इसको भी याद करते, जैसे देखो यहाँ पे जब बी हो गया कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो ए सी डी क्या होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आप इसको भी लिख लो, आपको आपका नोट्स तैयार होता चला जाएगा, ठीक है। तो ऐसे पढ़ने के तरीके होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कह रहा है कि कौन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। जैसे आपका रिपेयर एक्सपेंसेस है ना, तो यही आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। तो ये तीनों आपके क्या है, मतलब एक कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएंगे। जैसे आपका बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कराना है ना, मशीनरी खरीदना है कि नहीं, इन्वेस्टमेंट करना, ये सब आपकी क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ठीक, चलिए नेक्स्ट है आपका अ पर्सन हु ओज मनी टू द फर्म इज कॉल्ड। कह रहा है कि वह पर्सन, कह रहा है अ पर्सन हु ओज मनी टू द फर्म, कह रहा है कि वह पर्सन जो फर्म को पैसा देगा, मतलब जो फर्म से पैसा लिया हुआ है, जो फर्म का रीडी है, जो फर्म को पैसा देगा, उसको हम किस नाम से जानते हैं, डेटर्स। ठीक है। अ पर्सन टू हुम मनी इज ओड बाय द फर्म, मतलब वह पर्सन जिसको फर्म पैसा पेड करेगा फ्यूचर में, तो उसको हम क्रेडिटर के नाम से जानेंगे। ठीक है। 11 पे क्या होगा आपका बी। ठीक, 11 नंबर आपका क्या होगा बी। समझ में आएगी नहीं। देखो इस चीज को ध्यान रखोगे ना, ओज मतलब होता है रीडी, है ना, उधारी जो इससे लिए होते हैं। ठीक, तो जो फर्म को उधारी, मतलब फर्म को उधारी फ्यूचर में, मतलब फर्म से लिए हैं, जो फ्यूचर में फर्म को पेड करेंगे, उनको हम बोलते हैं डेटर। और जो ऑलरेडी फर्म को ही उधारी पैसा दिए हुए हैं, जो फ्यूचर में फर्म से लेंगे, उनको हम बोलते हैं क्रेडिटर। गुड्स मीन्स, गुड्स का मतलब क्या होता है, वह कमोडिटी, वह थिंग्स जिसको हम परचेज करेंगे फिर से रीसेल करने के पर्पज से, मतलब जिसमें हम बिजनेस करते हैं, जिसका हम रेगुलर बेसिस से वो मेरे यहाँ आएगा जाएगा, वो मेरे लिए गुड्स बोला जाता है। ठीक है ना। तो आपका 12 नंबर क्या होगा आंसर, 12 नंबर गुड्स मतलब क्या होता है, कमोडिटी टू बॉट एंड सेल। ये तो बात सही है, आगे भी देख लेते हैं हम लोग। कमोडिटी टू बी बॉट बट नॉट सेल, नहीं ये बात गलत है। हम खरीदेंगे बट उसको सेल नहीं करेंगे, बात गलत है। खरीदेंगे बेचने के लिए। कमोडिटी टू बी यूज्ड एज एसेट्स, नहीं। तो आंसर आपका क्या सही होगा, 12 का ए। 13 क्या है आपका, ट्रेड डिस्काउंट इज। कह रहा है कि ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, ट्रेड डिस्काउंट का मतलब विच इज अलाउड एट टाइम ऑफ रिसीविंग अ पेमेंट। ठीक है, क्या बोल रहा है कि इसको हम अलाउ करते हैं पेमेंट रिसीव करते समय। ठीक है। तो आप पहले ट्रेड डिस्काउंट को समझ लो क्या होते हैं। एक होता है कैश डिस्काउंट, एक होता है आपका ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है। तो कैश डिस्काउंट का पर्पस होता है कि जल्दी से पेमेंट हमको मिले ना, प्रॉम्प्टली पेमेंट, मतलब जल्दी से पेमेंट हमको मिले या जल्दी पेमेंट पेड करे, उसके लिए हमको कैश डिस्काउंट मिलता है या फिर दिया जाता है। ठीक है, दोनों हो सकते हैं। उसी तरीके से ट्रेड डिस्काउंट हमको कब मिलेगा, दिया जाए सेल इंक्रीज करने के पर्पज से ट्रेड डिस्काउंट दिया जाता है। आया समझ में ना। तो आपका हो गया विच इज अलाउड एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ गुड्स, तो बी तो सही है। अब आगे भी देख लेते हैं। विच इज अलाउड बोथ एट द टाइम ऑफ रिसीविंग पेमेंट, नहीं, पेमेंट के लिए जो होता है वो कैश डिस्काउंट होता है। तो आंसर आपका क्या होगा 13 का बी। कैश डिस्काउंट इज, अब आ गया कैश डिस्काउंट। देखो अभी हम लोग कॉन्सेप्ट सीखे, तुरंत आ गया। कैश डिस्काउंट क्या होता है, विच इज रिसीव एट द टाइम ऑफ मेकिंग द पेमेंट, विच इज अलाउड एट द टाइम ऑफ द सेल ऑफ गुड्स, विच इज रिसीव एट द टाइम ऑफ द परचेज ऑफ गुड्स, विच इज रिसीव बोथ द टाइम ऑफ मेकिंग पेमेंट एंड परचेज ऑफ गुड्स।
तो 14 का आंसर क्या होगा आपका, 14 का आंसर होगा ए, जब हम पेमेंट करेंगे तब, ठीक, या रिसीव करेंगे या पेमेंट करेंगे तब हमको कैश डिस्काउंट मिलता है या फिर दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका, करेंट एसेट्स डू नॉट इंक्लूड। अब फिर आ गया आपका, तो अब कह रहा है कि इसमें बोला, अब देखो नॉट को ध्यान रखना है ना, उल्टा क्वेश्चन पूछने लगा। करेंट एसेट डू नॉट इंक्लूड, अब आप सोचोगे करेंट एसेट आगे लिखा हुआ है, करेंट एसेट डेटा पे आंसर मार के निकाल लोगे, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो कहने मतलब कह रहा है कि इसमें 3 तो करेंट एसेट्स होंगे, 1 नॉन करेंट एसेट्स होंगे, ठीक है। तो आपका हो जाएगा डेटर्स करेंट एसेट्स है, बैंक बैलेंस करेंट एसेट्स है, प्रीपेड एक्सपेंसेस करेंट एसेट्स है, तो जो आपका मोटर कार है वो नॉन करेंट एसेट्स है, ठीक। तो आंसर कौन सी होगा, बी, ठीक। टेंजिबल एसेट डू नॉट इंक्लूड, इस चीज को ध्यान रखो, कह रहा है कि अब इसमें 3 टेंजिबल होंगे, 1 इंटेंजिबल होगा, तो गुडविल आपका इंटेंजिबल है, ठीक, स्टॉक आपका टेंजिबल है, फर्नीचर टेंजिबल है, कैश टेंजिबल है, तो आंसर क्या होगा 16 का ए। इंटेंजिबल एसेट डू नॉट इंक्लूड, कह रहा है कि इंटेंजिबल एसेट्स कौन नहीं है, कहने मतलब 3 टेंजिबल होंगे, 1 इंटेंजिबल नहीं होगा। तो आपका पेटेंट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये क्या होते हैं, इंटेंजिबल, ठीक। तो स्टॉक आपका क्या हो जाएगा, टेंजिबल, वो इंटेंजिबल तो नहीं है ना, तो वही पूछा है कौन इंटेंजिबल नहीं है, तो स्टॉक। चलो नेक्स्ट बोल रहा है कि वास्टिंग एसेट डू नॉट इंक्लूड, कह रहा है कि वास्टिंग एसेट्स में किसको इंक्लूड नहीं करेंगे। तो अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि 4 ऑप्शन में 1 नहीं होगा, तो जाहिर सी बात है कि 3 होगा। आपके पास नोट्स तैयार हो जाएगा कि वास्टिंग एसेट्स के एग्जाम्पल में 2 ही 3 है, जो आप रट लोग याद हो जाएगा, इसके पहले भी आया तो फिर आ गया। तो माइंस आपका वास्टिंग एसेट्स है, पेटेंट आपका वास्टिंग एसेट्स है ना, ट्रेडमार्क आपका वास्टिंग एसेट्स है, ठीक। लैंड बिल्डिंग आपका वास्टिंग एसेट्स नहीं हुआ, फिक्स एसेट्स है। चलो नेक्स्ट है करेंट लायबिलिटीज इंक्लूड, कह रहा है कि करेंट लायबिलिटीज में किसको इंक्लूड करेंगे हम, डिवेंचर, लॉन्ग टर्म लोन, कैपिटल, ये सब नॉन करेंट लायबिलिटीज होते हैं। तो आपका करेंट लायबिलिटीज क्या होगा, बिल्स पेपर, तो आंसर क्या सही होगा आपका बी, आंसर क्या सही होगा आपका बी सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका करेंट लायबिलिटीज डू नॉट इंक्लूड, अब ध्यान रखो, अब अगर नॉट के हटा के पढ़ो, करेंट लायबिलिटीज इंक्लूड, तो करेंट लायबिलिटीज में क्या क्या इंक्लूड होंगे आपके, क्रेडिटर होंगे, बिल्स पेबल होंगे और आउटस्टैंडिंग सैलरी, ये क्या है, करेंट लायबिलिटीज है। जो आपका प्रीपेड इंश्योरेंस है वो आपका करेंट एसेट्स है। तो पूछा नहीं कि करेंट लायबिलिटी डू नॉट इंक्लूड, तो 3 करेंट लायबिलिटीज है, 1 नहीं होगा, तो कौन नहीं है आपका डी, आंसर क्या होगा डी, 20 का डी सही होगा, ठीक है। पेटेंट क्या है, पेटेंट एक इंटेंजिबल एसेट्स है, पेटेंट क्या है आपके, एक इंटेंजिबल एसेट्स है ना, पेटेंट क्या है एक इंटेंजिबल। अब आपको क्वेश्चन एराइज हो रहा है कि सर पेटेंट क्या होते हैं, ट्रेडमार्क क्या होते हैं, कॉपीराइट क्या होते हैं, तो इसका जो वीडियो हम बनाए हैं 6ठे लेक्चर से, उसको आप देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। पेटेंट क्या है, इंटेंजिबल एसेट्स है। मारुति कार इज, कह रहा है कि मारुति कार क्या है, मारुति कार इज ए टेंजिबल एसेट्स, मारुति कार क्या है आपके टेंजिबल एसेट्स है, जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है। नेक्स्ट है आपका एनी एक्सपेंडिचर द फुल बेनिफिट ऑफ विच इज रिसीव्ड ड्यूरिंग वन अकाउंटिंग पीरियड, कह रहा है कि जिसका बेनिफिट एक ही अकाउंटिंग पीरियड के अंदर होता है, उसको हम किस नाम से जानते हैं, तो उसको हम बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक, उसको हम क्या बोलते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के नाम से जानते हैं, ठीक। और जिसका पेमेंट एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर होगा उसको बोलेंगे करेंट लायबिलिटीज, ठीक, और जो हमको 1 साल के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाए उसको बोलेंगे करेंट एसेट्स, ठीक है। चलो 24 विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी ट्रीटेड एज ड्राइंग, कह रहा है कि इसमें से कौन ड्राइंग बोला जाएगा। अब पहले आप ड्राइंग समझ लो क्या होता है। ड्राइंग मतलब कि ऐसा बिजनेसमैन जो खुद अपने पर्सनल पर्पज से पैसा निकालेगा या तो गुड्स निकालेगा, ठीक, उसको बोलते हैं ड्राइंग, है ना। अब वो अपने पर्सनल पर्पज से वो निकाल के दोस्त को गिफ्ट कर दे, है ना, अपने वाइफ को गिफ्ट कर दे, अपने लिए कुछ खर्चा करे, तो भी वो ड्राइंग के केस में ही आएगा, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखोगे। विड्रॉइंग मनी फॉर द पेमेंट ऑफ सैलरी टू एम्प्लॉय, कह रहा है कि पैसा निकाल रहा है और एम्प्लॉय को सैलरी पेड कर रहा है, तो क्या उसको हम ड्राइंग बोलेंगे, नहीं, वो तो ड्राइंग नहीं है। विड्रॉ मनी फॉर द पेमेंट ऑफ क्रेडिटर, पैसा निकाला और क्रेडिटर को पेमेंट किया, क्या उसको ड्राइंग बोलेंगे, नहीं, उसको भी ड्राइंग नहीं बोलेंगे। जो पैसा निकालेगा अपने पर्सनल यूज करेगा तो ड्राइंग बोला जाएगा। विड्रॉइंग मनी फ्रॉम बिजनेस प्राइवेट एक्सपेंसेस, प्राइवेट मतलब खुद का, मतलब अपने पर्सनल खर्चों को, तो आंसर क्या होगा आपका 24 का सी। और विड्रॉइंग मनी फॉर परचेज ऑफ एसेट्स, मतलब पैसा निकाल रहे हैं एसेट्स खरीदने के लिए, तो आपका ड्राइंग नहीं होगा, ठीक। ड्राइंग कौन सा आंसर सी होगा, 24 का सी होगा, ठीक है, ठीक है। चलो मेन फीचर ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन,
मेन फीचर ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन इज, कह रहा है कि बिजनेस ट्रांजेक्शन का मेन फीचर्स क्या है। तो मेन फीचर पहला बोला है इट इन्वॉल्व एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, कह रहा है कि इसमें इकोनॉमिक एक्टिविटी इन्वॉल्व होती है, सही बात है। बिजनेस ट्रांजेक्शन जब ये चैप्टर आप छठा लेक्चर स्टार्ट करोगे तो आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। और इट रिजल्ट इन चेंज इन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द फर्म, इससे फाइनेंशियल पोजीशन चेंज होता है। चेंज मस्ट बी कैपेबल ऑफ बीइंग एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ मनी, सही बात है, जो चेंज होगा मनी में कैपेबल होना चाहिए, एक्सप्रेस्ड होना चाहिए। तो आंसर क्या होगा आपका 25 का बी। चलो, करेंट लायबिलिटीज डू नॉट इंक्लूड, देखो नॉट को, नो को, नेवर को एग्जाम में हमेशा कंसीडर करोगे, ठीक है। तो करेंट लायबिलिटीज कौन नहीं है, तो सिंपल सी बात है 3 करेंट लायबिलिटीज, फिर से नोट्स में लिख लो अपना। तो आपका बिल्स पेबल करेंट लायबिलिटीज है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस करेंट लायबिलिटीज है, क्रेडिटर करेंट लायबिलिटीज। देखो इतना बार आप प्रैक्टिस इसमें हो जा रहा है कि आपको याद हो जाएगा कि कौन करेंट में जाएगा, कौन नॉन करेंट में जाएगा। आप अगर कॉन्सेप्ट नहीं पढ़े तो भी। तो आपका डिवेंचर, आंसर क्या होगा आपका डिवेंचर्स, ठीक है, वो आपके नॉन करेंट लायबिलिटीज होते हैं। परचेज रेफर टू द बाइंग ऑफ, कह रहा है कि परचेज का मतलब क्या होता है कि हम जो गुड्स को खरीदेंगे फिर से रीसेल करने के पर्पज से, वो मेरा क्या होता है, उसको हम गुड्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। परचेज रेफर टू बाइंग ऑफ गुड्स ऑफ रीसेल, ठीक। स्टेशनरी फॉर ऑफिस यूज, एसेट्स फॉर द फैक्ट्री या इन्वेस्टमेंट, मतलब जो परचेज वर्ड क्यों यूज करेंगे, जो गुड्स खरीदेंगे फिर से रीसेल करने के लिए तब परचेज यूज करेंगे, अदरवाइज कोई मशीनरी खरीदेंगे तो परचेज नहीं लिखा जाएगा, मशीनरी का नाम लिखा जाएगा। तो यहाँ पे आंसर होगा 27 का सी। द टर्म सेल्स इज यूज्ड ओनली फॉर द सेल्स ऑफ गुड्स एंड नेवर यूज फॉर द सेल ऑफ एसेट्स, ठीक है। तो आंसर सही होगा डी। कह रहा है कि द टर्म सेल्स इज यूज्ड ओनली फॉर द सेल ऑफ, जब हम गुड्स को बेचेंगे तभी हम सेल्स यूज करेंगे, ठीक है ना। और जब मशीनरी हम बेचेंगे तो सेल्स नहीं यूज करेंगे, वहां पे मशीनरी का नाम, एसेट्स का नाम आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा जाएगा एसेट्स, ठीक है ना। तो पहले आएगा गुड्स फिर एसेट्स, तो आंसर सही होगा डी। 28 का आंसर सही होगा डी। चलो 29, आउट ऑफ द फॉलोइंग एसेट्स बोल रहा है, आउट ऑफ द फॉलोइंग एसेट्स व्हिच वन इज नॉट एन इंटेंजिबल एसेट्स। देखो कह रहा है कि उसमें से नीचे जो दिए गए हैं ना 3 टेंजिबल होंगे, ठीक है, सॉरी 3 इंटेंजिबल हो गए, 1 टेंजिबल होगा। तो बोल रहा है कि कौन इंटेंजिबल नहीं है, कहने मतलब वो टेंजिबल होगा। तो पेटेंट आपके इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं, गुडविल इंटेंजिबल होते हैं, ट्रेडमार्क इंटेंजिबल। आप इंटेंजिबल के एग्जांपल लिख लो। तो आंसर कौन सी होगा, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या होते हैं, टेंजिबल एसेट्स होते हैं। चलो नेक्स्ट, एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर ड्यूरिंग विच सेल ऑफ गुड्स वाज वर्थ 5 लाख, क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूएट 40,000, दिस इज। अब कह रहा है कि ईयर के एंड में उन्होंने गुड्स, उसके पास कितना था 5 लाख, ठीक है, और सॉरी गुड्स उन्होंने बेचा था 5 लाख का, और 40,000 का उनके पास स्टॉक बचा था। तो ट्रांजेक्शन के रिजल्ट को हम क्या बोलते हैं, इवेंट बोलते हैं, ठीक है। ट्रांजेक्शन के रिजल्ट को हम क्या बोलते हैं, इवेंट। और जो गुड्स बेचा जाएगा वो आपका क्या होगा, ट्रांजेक्शन। तो यहाँ पे ट्रांजेक्शन और इवेंट दोनों है। स्टॉक का बचना इवेंट होगा, गुड्स को बेचना ट्रांजेक्शन होगा। तो आंसर सही होगा आपका सी, बोथ एन इवेंट एज वेल एज ट्रांजेक्शन, ठीक है। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैपिटल एक्सपेंडिचर, कह रहा है कि इसमें कौन कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो पहले तो आप समझो कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है कि जहां पर हम पैसा लगाएंगे जिसका बेनिफिट हमको कई ओवर द पीरियड, मतलब 1 साल से ज्यादा समय तक उसका बेनिफिट होगा। जैसे बिल्डिंग खरीदना, मशीनरी खरीदना, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कराना है ना, मशीन का इंस्टॉलेशन कराना, ये सब आपके क्या होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर में आते हैं। वेजेस पेड द रिपेयर ऑफ बिल्डिंग, वेजेस पेड फॉर द व्हाइट वॉशिंग ऑफ बिल्डिंग, वेजेस पेड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, है ना, और वेजेस पेड फॉर क्लीनिंग ऑफ बिल्डिंग। देखो जो आपका वॉशिंग कराएगा, समझे, जो आपका साफ सफाई कराएगा, है ना, क्लीनिंग मतलब क्लीनिंग कराएगा, और आपका जो रिपेयर कराएगा, वो तो हो जाएंगे आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है, वो आपके क्या हो जाएंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कराते समय वेजेस पेड करेंगे वो होंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो आंसर के कौन से होगा आपका 31 का सी, 31 का सी। कंसीडर द फॉलोइंग आइटम्स। अब इसमें आपको ध्यान लगाना है कि करेंट लायबिलिटीज वुड इंक्लूड,
अब इसमें से आपको क्या पता करना है, करेंट लायबिलिटीज कौन इंक्लूड होगा ना। 32 में आपको क्या बोला है कि करेंट लायबिलिटीज कौन है, ठीक। तो प्रीपेड सैलरी आपके कौन होते हैं, करेंट एसेट्स। एक्रूड इंटरेस्ट करेंट एसेट्स होते हैं। लोन आपका लायबिलिटीज होता है। बैंक ओवरड्राफ्ट आपका लायबिलिटीज। तो आंसर कौन से होगा आपका, 3 और 4। तो यहाँ पे आंसर कौन है, 3 और 4, डी। तो आंसर कौन सी होगा आपका, डी सही होगा। चलो ये रहा आपका एमसीक्यू आज के लिए इतना ही, और आगे हम लोग फर्दर टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए नया साल आपके लिए आ गया 2021। आप इस नए साल में नए एनर्जी के साथ आप अपने गोल को अचीव करोगे। थोड़ा मोबाइल कम यूज करोगे, है ना, इंस्टाग्राम और फेसबुक थोड़ा कम यूज करोगे। ऐसा नहीं कि छोड़ देंगे, थोड़ा करेंगे बट थोड़ा कम करेंगे, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई पर फोकस करें, और यही वर्ड आप हमेशा याद रखोगे। ऐसा नहीं कि एकदम सेल्फिश हो जाओगे, लोगों के लिए भी कुछ काम करोगे, बट ध्यान रखोगे कि आप अपने पढ़ाई पे ज्यादा फोकस करोगे। सब कुछ करो लेकिन पढ़ाई पहले करो, ठीक। मतलब आप अपने गोल को पहले अचीव करने के लिए पढ़ाई करो, ठीक है। ऐसा नहीं कि सब कुछ करने के बाद समय बच रहा है तो पढ़ाई करें। पढ़ाई करने के बाद समय बचेगा तो आपको वो सारा काम करना है, ठीक है। और ऐसा नहीं कि सब कुछ करने के बाद समय बचे तो पढ़ाई करेंगे, तो आपको थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच।